बोर से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसमें सेकंड पोस्टुलेट हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, नाउ पोस्टुलेट नंबर 3 देखो। पोस्टुलेट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन लोअर ऑर्बिट्स। लिखना स्टार्ट करो बिना बातें किए। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन लोअर ऑर्बिट्स have electrons revolving in lower orbit have less energy and higher stability. Have less energy and higher stability. Electrons revolving in lower orbit have less energy and higher stability, whereas electrons present in higher orbit whereas electrons present in higher orbit have more energy and lower stability, whereas electrons revolving in higher orbit have more energy and lower stability. ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखो भाई, ध्यान देंगे सब जन। प्लस चार्ज, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, एंड इट कैन गो अप टिल इंफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट पे n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक जा सकता है हाइपोथेटिकली, समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान देंगे, 1 2 3 4, लेट अस से हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। विच ऑर्बिट विल फील हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? अरे विच इलेक्ट्रॉन विल फील हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फर्स्ट अलग दिख रहा है सबको क्योंकि सबसे नजदीक है। ओके, यहां पे हम लोग ने लिखा था n = 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहां पे अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग, यहां पे एंड में अट्रैक्शन सबसे कम, इसलिए ऐसे डॉटेड बता रहा हूं। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल फील होगा या अनस्टेबल फील होगा ना? जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबल फील होगा। फॉलोड। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज मोर स्टेबिलिटी या फिर हायर स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हो? अब स्टेबिलिटी एंड एनर्जी का रिलेशन हम लोगों ने कभी देखा है क्या पहले? नहीं। ओके, देखो भाई, तुम लोग आराम से बैठो, मैं यहाँ पे ऐसे खड़े होकर नाच गाना कर रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ बड़ा। ठीक है, किसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है? कौन ज्यादा स्टेबल है? तुम लोग आराम से बैठे हो ना, वैसे पड़े हुए हो। तुम्हारी एनर्जी ज्यादा या कम है? तुम्हारी एनर्जी तुम लोगों की कम है, और तुम्हारी स्टेबिलिटी? मेरी एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे स्टेबल फील हो रहा है क्या? यस, तो नहीं हो रहा। तो देखो भाई, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल एंड इट हैज लेस एनर्जी या फिर लोअर एनर्जी, whereas last electron is less stable and it has high energy. ये मैंने क्या बोला समझा? So what is the relationship between क्या? पूरा क्या? अच्छा, सर्कल बनाना है कि नहीं वैसे बोल रहे? नहीं तो एनर्जी लगेगा पूरा गोल बनने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। यस। अब तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट नंबर 3 में किसी को भी कुछ भी दिक्कत? अब जरा लगे हाथ पॉइंट नंबर 4 देख लो। देखो, अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे 1 में से 2 में जाना है, देखो भाई 1 में एनर्जी कम, 2 में एनर्जी, तो
हायर एनर्जी में जाने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना ऊपर जाने के लिए। समझ में आ रहा है? या फिर किसी भी चीज को नीचे से ऊपर अगर रखना है, एक बॉल है इधर से इधर लेके जाना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जब तब जाके वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर कोई बॉल पहले से ऊपर है और उसको जस्ट नीचे से गिरना है, तो उसको एनर्जी की जरूरत है क्या? फटाक से नीचे जाएगा, जंप मारेगा। समझ पा रहे हो? तो जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। समझ में आ रहा है? सो इट विल एब्जॉर्ब दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसी बदले अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हायर एनर्जी से लोअर में गया, तो एक्स्ट्रा की एनर्जी बाहर छोड़ देगा ना भाई। देखो, ऊपर की तरफ लेटर से इसके पास 10 जूल की एनर्जी है, नीचे की तरफ इसके पास लेटर से 7 जूल की एनर्जी है। जब नीचे आएगा तो एक्स्ट्रा के 3 जूल क्या करेगा? रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाते वक्त एनर्जीज, समझ पा रहे हो? ये लिख दो, मतलब ड्रॉ करो ये, फिर बाद में 4 पॉइंट लिख के देता हूं। चलो बताओ, लिख दो। किसी का बाकी रहेगा तो स्पेस छोड़ दो, आइडिया लगी रहेगी, इतनी स्पेस लगेगी। पॉइंट नंबर 4, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड when an electron jumps from lower orbit to higher orbit. Energy is absorbed when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher orbit. Full stop. इसमें continued. Energy is lost. Energy is lost when an electron jumps from higher orbit to lower orbit. Energy is lost when an electron jumps from higher orbit to lower orbit. हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ठीक है? हाँ, इसमें चलो ठीक है। अब देखो, इसमें ना तुम लोगों को 2 चीजें पता रहनी चाहिए। एक को बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलने का? एक्साइट करना मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाना। ठीक है? कहां से कहां पे बोला मैंने? लोअर से हायर। तो लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट जा रहे हैं तो उसे क्या बोलने का? एक्साइटेशन। मतलब अगर वो 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 2 से 5 में जा रहा है, लोअर से अगर हायर में गया, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे गया, तो क्या बोलने का? एक्साइटेशन। अगर उल्टा हो गया, हायर से लोअर में गया, तो उसे बोलते हैं डी एक्साइटेशन। क्या बोलने का? चलो लिख दो, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन मतलब क्या? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना। ठीक है? मतलब 2 से 1 में जाना, या फिर 3 से 1 में आना, या फिर 5 से 4 में जाना, एक्सेट्रा। ठीक है? बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाना। ठीक है? एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। देखो भैया, एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं तुम लोगों को थोड़ी सी थियरी पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो बाद में पॉइंट नंबर 5 लिख देंगे। होगा? अब रदरफोर्ड की थियरी का लिमिटेशन क्या था? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करके वैसे गोल गोल घूम घूम के एनर्जी लूज करते करते अंदर घुस जाना चाहिए था। याद आ रहा है? वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता है। ठीक है? बट वैसा होता है कि एक्चुअल में नहीं होता। वो एक्सप्लेनेशन अभी मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है? अब देखो, लेट अस से कि ये ऐसा हमारा गोला अर्थ, इस हमारे अर्थ के ऊपर ये ऐसे सबसे ऊंचा पहाड़ी, ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट में K2 कुछ लो। ठीक है? ये तुम ऊपर बहुत सारे ऐसे ढेर सारे बॉल्स दिखे गए। ठीक है? ऐसे फेंकना स्टार्ट किया।
फेंका, नीचे आया, मजा आया, मजा आ गया। दूसरा बॉल लिया, जोर से फेंका, जाके नेपाल में जाके गिरा, ठीक है, और जोर से फेंका, चाइना में पहुंचा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इस तरफ फेंक, ऊपर, नेपाल, इंडिया नहीं है, मतलब इस तरफ नहीं, समझा ना मतलब से क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो कोई ऐसा फालतू सवाल अगर पूछा, ज्योग्राफी पढ़ा रहे था बट स्टिल, और जोर से फेंका, हाँ रशिया, नो कमेंट्स, आगे, और जोर से फेंका, पोल्स तक पहुंच गया, ठीक है। पोल्स, पोल्स ऊपर कौन सा, नॉर्थ है ना, जो भी रहेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा नॉर्थ की साउथ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब फिर हाँ साउथ है, ठीक है, अपने को ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, ध्यान दो। फिर जितनी भी जान में ताकत है ना वो पूरी निकाल ली, समझ में आ रहा है, इतना जोर से देखा, हाँ समझ आ रहा है। बट तब तक तुम लोग नीचे उतर गए थे, तो टॉम एंड जेरी नहीं खेलते हम लोग, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान दो, अच्छे से बना दो, कोशिश करते अच्छे से, अगर पहले वाले अच्छा लग रहा था, हाँ ठीक है, चल ठीक ठाक है, ओके जी। अब ये कब गिरेगा, क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है, कहानी कभी इतने जोर से देखा कि गोल घूम के तुम तक पहुंच गया, तुम नीचे उतर गए, अब ये कब गिरेगा, अरे गिरेगा ना कभी गिरना तो चाहिए ना, तो अब कब गिरेगा। अब देखो ये कभी नहीं गिरेगा, ओवर हियर वी आर अज्यूमिंग द कंडीशन, ध्यान दो, दैट वैक्यूम इज देयर। सुनो, पहले एक कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी कि भाई एयर में फ्रिक्शन नहीं है, वैक्यूम है, हवा नहीं है, ठीक है। अब तो तुम लोगों ने ऐसे स्पीड पे फेंक दिया कि वापस इधर तक पहुंच गया, तो अब ये कंटिन्यू ऐसे गोल 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 घूमते ही रहेगा, जिंदगी भर तक गोल गोल घूमते रहेगा, समझ में आ रहा है। अब देखो भैया, इस बॉल के ऊपर है ना दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक तो इसको नीचे खींचने वाला फोर्स, इसे कौन नीचे खींच रहा है, हाँ तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, एंड दूसरा फोर्स जो कि इसको कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ फेंक रहा है, कौन सा है, वेरी नाइस, थोड़ा सा गलत है बट क्लोज इनफ। सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं, देखो भाई दो टाइप के फोर्स रहते हैं, एक अंदर खींचने वाला विच इज सेंट्रीपिटल, ओवर हियर सेंट्रीपिटल इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड एक बाहर की तरफ धकेलने वाला विच इज सेंट्रीफ्यूगल, समझ में आ रहा है। अब हम लोगों ने इसको ऐसे वेलोसिटी से फेंका है कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। देखो भाई इसको अगर मैं छोड़ूंगा ये गिर जाएगा, गिर रहा है क्या, क्यों नहीं गिर रहा है, हाँ तो क्योंकि नहीं छोड़, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करके रखा, मतलब अगर समझो यहाँ पे मैंने एक 50 किलो का डंबल लाया, लगता है मैं पकड़ पाऊंगा ऐसे हाथ में ना, नहीं मतलब नहीं बहुत टाइम तक तो नहीं है यार, 1-2 सेकंड ठीक है, फिर भी 50 किलो है वो भाई, मेरा वजन मतलब उतना नहीं हो पाएगा, शायद होगा बट स्टिल, तो पेन पकड़ना इज फाइन, क्योंकि मैं उतने ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर पा रहा हूँ। 50 किलो का डंबल बहुत टाइम तक कैसे पकड़ पाऊंगा, और अगर मैंने अभी फोर्स बढ़ाया तो ये ऊपर भी जा रहा है, फोर्स कम करूंगा मतलब मेरे हाथ एक पॉइंट, अभी पूरा दिन पकड़ पाऊंगा क्या, थकूंगा ना कभी, तो ग्रेविटी जीत जाएगी एक पॉइंट के बाद, बट जब तक मैं पकड़ पा रहा हूं तब तक मैं दोनों को बैलेंस करके हूं। वैसे यहाँ पे ये दोनों फोर्स अगर बैलेंस्ड हो गए, कौन सा, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला सेंट्रीफ्यूगल, तो ये बॉल कभी गिरेगा क्या, ये कभी जिंदगी में नहीं गिरेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कब तक घूमते रहेगा या फिर ये क्यों घूमते रहेगा, बिकॉज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हैज बिकम इक्वल टू सेंट्री, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो पक्का, ओके। ये ऐसा एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते, करते हैं सैटेलाइट्स में, सैटेलाइट जिंदगी भर ऐसे हवा में फ्लोट करते रहता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें ये प्रिंसिपल यूज होता है, समझ में आ रहा है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग आते हैं, अपने को अर्थ वर्थ कुछ नहीं देखनी है, अपने को क्या देखना है, एटम देखना है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, फोकस, अब किसी एक एटम में सेंटर में क्या रहता है बे,
न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन। उसके बाजू में कौन घूमता है? अब रुको, पहले हम लोग गोला बनाते हैं, अब इसका सेंटर घूमेंगे। हाँ बस, अब ध्यान दो, फिर भी साला हिल गया ना, ठीक है चलो। अब ये घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी दो फोर्सेस काम करते हैं। एक अंदर की तरफ वाला फोर्स, अब ये यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है? हाँ न्यूक्लियर, और कुछ अच्छा वर्ड है वहां पे? क्या चले तुम लोगों का, और कोई अच्छा वर्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज, एंड उसी बदले इस इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलने वाला एक फोर्स है, सर्कुलर मोशन में बाहर धकेलने वाला फोर्स कौन सा रहता है? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे अंदर खींचने वाला फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? अब अगर ये दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम रहे तो ये इलेक्ट्रॉन कभी अंदर घुस पाएगा क्या? मैं क्या बटबड़ कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन विल कीप रिवॉल्विंग अनलेस एंड अनटिल centrifugal force is equal to electrostatic force of attraction। समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? पढ़ाई क्या तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा तो मेरे से पढ़ लो। mv स्क्वायर बाय आर, क्या बोलते हैं इसको? mv स्क्वायर बाय, ठीक है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था? नहीं, ठीक है चलो। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ये पढ़ाए क्या तुम लोग? गधे हो कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पढ़ाएगा। ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ, लेक्चर नंबर 2, घर पे जाके रिवाइज करने का। ओके, अब इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। ऐसे में देख रहे हो, मेरे को खुद को डाउट आने लग जाता है। इतना तुम लोग श्योरिटी से देख रहे हो ना, मतलब कि ये पढ़ाया ही नहीं है, ये मुझे डाउट आ रहा है। पढ़ाया था ना कूलम्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ ठीक है, तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट, Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, Q2 चार्ज ऑन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, यहां पर Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? एंड Q2 वहां पे सेकंड लास्ट बेंच। ध्यान दे बे, क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं आए तो बाहर भेज दूंगा। Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज 1 ही, दो प्रोटॉन का चार्ज 4 का। यहां पे कितने पता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज गिवन बाय Z, याद है क्या ना, एटॉमिक नंबर। तो एक प्रोटॉन के ऊपर 1 ही, दो के ऊपर 2 ही, 4 के ऊपर 4 ही, 10 के ऊपर 10 ही, Z के ऊपर, फॉलो। फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू k e इंटू जेड अपॉन आर स्क्वायर। तो अपना बोर्ड्स का फाइनल पोस्टुलेट बनता है mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू k जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यही समझे? तो देखो भाई, जब तक ये इक्वेशन फॉलो हो रही है तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन गिरेगा क्या? बिकॉज उसके ऊपर दो अपोजिंग फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं, एक नीचे खींचने वाला, एक बाहर धकेलने वाला। समझ में आ रहा है? अगर ये हिल गया थोड़ा सा भी, मतलब हिल गया मतलब क्या, तो थोड़ी सी रेडियस चेंज हो गई तो वाट लग जाएगी, थोड़ा भी अंदर घुस गया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा वेलोसिटी, थोड़ी सी वेलोसिटी की अगर बढ़ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत होगी? अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या होगा? मतलब देखो, हमारा वो गोला नहीं, बॉल, ठीक है, ध्यान दो, अगर मैंने एकदम जोर से फेंक दिया रहता बे, समझ में आ रहा है, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता, फिर स्पेस में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना? तो उसको एकदम प्रॉपर वेलोसिटी से फेंकना पड़ता है, और अगर धीरे से फेंका तो क्या होता है? अंदर घुस जाता है, मतलब अंदर मतलब अर्थ के ऊपर आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी स्लो डाउन हो गया तो क्या होगा? अंदर घुस जाएगा। ज्यादा तेज हो गया तो क्या होगा? फॉरवर्ड। तो वेलोसिटी भी उतनी रहनी चाहिए जितनी है, एंड रेडियस भी उतनी रहनी चाहिए जितनी है। फॉरवर्ड लिख दो।
चलो हो गया। नेक्स्ट, अब हेडिंग लिखेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स थ्योरी। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, चलो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने जस्ट दो ही फॉर्मूलाज देखे हैं जिनका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या देखा, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई फॉलोड। ठीक है, तो फैन ऑफ कर देता, एसी की स्पीड बढ़ाता हूं। तो पहला हम लोगों ने देखा नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाए हैं, बनाए मतलब मिले हैं हम लोगों को। ठीक है, अब इसको यूज करके हम लोग सबसे पहले निकालने वाले रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखो जरा, रीअरेंज इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो क्या बनेगा v इज इक्वल टू बताओ एनएच बाय 2 पाई mr बराबर, करेक्ट? ओके, एनएच इज इक्वल v इज इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई mr। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। substituting equation 3 into substituting equation 3 in 2। अगर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं 2 में पुट करूं तो देखो मैं m v स्क्वायर डायरेक्ट v स्क्वायर कर दूं ये इक्वेशन 3 का, कि पहले पुट चलेगा ना डायरेक्ट। चलो भाई v स्क्वायर पुट करना है तो वेलोसिटी को वहां पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r। दिख रहा है क्या? अरे mv स्क्वायर बाय r, जिसमें v को मैंने nh बाई 2 पाई mr लिखा, फॉलोड विच इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अभी मैं कुछ कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं सब कुछ कर लेता हूं। देखो भाई, ये भी डिवीजन में ये भी डिवीजन में, तो दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r। डायरेक्ट r की भी नहीं कर रहा हूं मैंने, ये r ऊपर लेके गया, विच इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट होगा? ओके, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, दिखा है सबको? ये r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? ओके, m और एक m का स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। और कुछ है कैंसिल आउट करने जैसा? ओके, हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? हेडिंग देखो, रेडियस ढूंढ रहे हैं। तो एक r बच गया है ना भाई, r इज माई रेडियस, पता है ना? तो r इज इक्वल टू, चलो भाई बताओ, r ऊपर गया ना, ऊपर क्या बचा? r इधर जाने के बाद ऊपर यहाँ पे क्या बच रहा है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z बराबर है। इसमें कोई भी दिक्कत? ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला फॉर रेडियस इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के लिए ये n है, समझ में आ रहा है? अब ये फॉर्मूला तुम लोगों को अगर मैं यूज करने बोलूं तो तुम लोगों को ये यूज करने में साल 1.5 साल तो लग जाएगा ना। इधर तुम लोगों को सिंपल फॉर्मूला आ रहे नहीं है तो मुझे बताओ, बट ये ऐसा मतलब इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला एग्जाम में यूज करने लायक है क्या? नहीं। सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ कांस्टेंट्स ओवर हियर। चेक, मुझे जरा कांस्टेंट कौन कौन है वो बताना। कांस्टेंट्स देखो, n रुको, एक मैं पूछूंगा तुम बताना। n नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है क्या?
है ना, 1 2 3 इट कैन चेंज। h ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है तो h या फिर h स्क्वायर कांस्टेंट है। चार नंबर कभी 5 बन सकता है क्या? चार ही रहता है, कांस्टेंट है। पाई ओके, तो पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है? नहीं होता। और क्या है? नहीं होता। 9.1 इंटू 10⁻31, अरे उतना ही रहता है, ऐसे कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। के जेड, हाइड्रोजन का जेड, हाइड्रोजन का जेड 1, हीलियम का जेड 2, लिथियम तो चेंज हो सकता है ना बे, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रहता है। तो Z इज नॉट अ कांस्टेंट। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होता, तो E इज कांस्टेंट या फिर E स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट है। लास्ट टाइम लोगों ने ऐसी एक ट्रिक बनाई थी, सारे कांस्टेंट मतलब H एंड C की वैल्यूज पुट करके 1240 अपॉन लैम्डा, याद है? वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिराइव नहीं करेंगे वो, ठीक है, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूला बनता है रेडियस इन nth ऑर्बिट बिकम्स 0.529 into n स्क्वायर बाई z। खत्म। हाँ ना, मतलब ये मस्त है ना भाई, ये इजीली कर सकते हैं ये यूज। इसका यूनिट रहता है एंगस्ट्रॉम में, समझे? एंगस्ट्रॉम में हमेशा आंसर पूछा जाएगा, नैनोमीटर में रहेगा तो कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? ये समझा? पक्का? लिख दो। इसमें थोड़ा सा लास्ट स्टेप ऐड कर देना। देखो, दिस 0.529 is called as Bohr's radius. Bohr's radius, इसका सिंबल रहता है A नॉट। Bohr's radius जिसका सिंबल रहता है A नॉट, ठीक है? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड radius of A, first shell of hydrogen B, M shell of He plus C, first orbit of Li2 plus and D, L shell of Be3 plus, ठीक है? पहले दो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दूसरे दो तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? किसी को डायरेक्ट सॉल्व करना है तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट शेल मतलब n इज इक्वल टू 1, बराबर ना? n इज नंबर ऑफ शेल एंड h हाइड्रोजन के लिए z क्या रहता है? एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का? 1। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यूज पहले फिगर आउट करो एंड फिर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट रेडियस इन फर्स्ट शेल, ठीक है, 0.529 इनटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ये जब तक फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं हो जाता ना तब तक लिखते रहने का, ठीक है? अब 0.529 इनटू 1 का स्क्वायर बाय 1 अपॉन 1 कुछ नहीं ना, मतलब 1, तो 1 इंटू 0.529 आंसर क्या आएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? वैसे ही बी वाला एम शेल मतलब नंबर क्या रहता है? थर्ड। के एल एम पता है ना? के एल एम, के फर्स्ट शेल, एल सेकंड शेल, एम थर्ड शेल, ये सबको आता है। तो यहाँ पे एम शेल मतलब n इज इक्वल टू 3 रहता है एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 पता है ना आपको? ओके, तो रेडियस इन सेकेंड ऑर्बिट 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, तो ये बनेगा 0.529 इंटू n कितना दिया है? 3 का स्क्वायर 9 अपॉन z कितना है? 2, ठीक है? ये ऊपर मैंने z लिखा है, नीचे 2 लिखा है। ओके, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं। तो 9 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, 8 कैलकुलेट हो गया 26, 2 कैलकुलेट हो गया 47 बाई 2, ठीक है? इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2.3
2.805 एंगस्ट्रॉम, मतलब जनरली 2.38 उधर तक पूछते हैं, 2.38 समझा। ये कैसे किया समझ में आ रहा है? पहले n निकालो, बाद में z लिखो, सॉल्व करो, खत्म। चलो हो गया। ओके नेक्स्ट, इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। देखो सेकंड, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से घूम रहा है। सेकंड, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट घूमता रहेगा देखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या थी? v इज इक्वल टू NH बाय 2 mr। अब पहले हम लोगों को रेडियस पता नहीं थी, बट अभी हम लोगों को रेडियस पता है। वो अगर वैल्यू में वहां पे पुट कर दूं, ध्यान दो, तो v इज इक्वल टू NH बाय 2 m, r का फॉर्मूला आया है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। फॉरवर्ड अभी देखा क्या थोड़ी देर पहले, ठीक है। फिर बाद में इसको रीअरेंज करने से पहले क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो जरा। ओके NH NH कैंसिल आउट हो रहा है, ओके NH कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ m हो रहा है, ओके पाई भी हो रहा है, ओके और कुछ 2 1 का 2 2 2 का 4, समझे। अब ये डिवीजन के डिवीजन में जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट बिकम्स 2 पाई, 2 भी है रे, 2 पाई के z स्क्वायर बाय NH, वेरी नाइस, समझे। अब ये फॉर्मूला वापस बहुत बड़ा है, यूज करने इजी होगा। क्या करें? कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, समझ में आ रहा है। अब मैं अगर इसमें भी सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे पहले कांस्टेंट क्या क्या है वो बताओ। रुको 2 है, पाई है, k है, z है क्या, e है क्या, n है नहीं, h। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे फॉर्मूला मिलता है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज 2.18 इंटू 10⁸। अब वेरिएबल क्या है बचा? क्या कांस्टेंट छोड़ के और क्या बच रहा है? ऊपर क्या बच रहा है? z बच रहा है, नीचे n। इसका यूनिट रहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो लिख दो, ये हो जाए तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे साइड में लिख के दे देता हूं। क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ए फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ये सब किया हुआ था तो तभी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहे थे, तो अभी भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एग्जाम में अगर मीटर में दिया तो क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करने आता है ना, मतलब अगर पूछ दिया तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वैसा। तो सेकेंड बी, थर्ड शेल और D3+, सी फोर्थ शेल ऑफ Li+, Li2+, and the second shell of H+. करो। तो कैसे है ऐसा लिखने का? DPP1, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 10 तक ऐसे इधर एक ऐसे लाइन मार के सॉल्व करने का। इधर सिर्फ ABCD लिखोगे, ध्यान दो पकड़ो। तुम्हारा जो भी रफ वर्क रहता है ना कैलकुलेशन, वो यहाँ पे दिखेगा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है?
एक बड़ा सा पेज, उसमें एबीसीडी लिखने के लिए बहुत छोटी जगह लगती है। इंडेक्स में भी लिखोगे ना एबीसीडी मुझे चलेगा, इंडेक्स यूज करो, बाकी पूरा पेज सॉल्विंग के लिए। समझ में आ रहा है? इधर सॉल्विंग के लिए तुम लोगों को नंबर वंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर रफ वर्क मैं समझ लूंगा किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब जन एकदम आराम से अच्छे से करके आएंगे। तुम लोग पहले एक 100 क्वेश्चन होने तक तो एटलीस्ट नोट्स रेफर कर करके करोगे, या फिर चैप्टर खत्म होने तक भी नोट्स बाजू में रखो, फॉर्मूला देखो एंड फिर करो। यहाँ पे नोट्स अच्छे से लिखा करो। तुम्हारे नोट्स अच्छे से लिखे नहीं है, ऐसा फालतू अगर रीजन मिला ना तो तुम लोगों के 2-3 लेक्चर में खुद दबाऊंगा ताकि तुम्हारे नोट्स और खराब हो जाए। ठीक है, तो नोट्स रखने के बाजू में बराबर, मतलब यहाँ पे आके नहीं कर रहे हो तो लेक्चर बैठ के भी क्या ही मतलब है। तो नोट्स यहाँ पे अच्छे से बनाने के, वो बाजू में रखने के, एंड फिर बाद में घर पे आके सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? अगेन स्कूल में जैसे करते थे, क्वेश्चन लिख रहे हो या फिर डेटा लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो। फॉर्मूला लिखने का क्यों लिखने का? क्योंकि तुम लोगों को आ रहा नहीं है। अगर मेरे को बिना, मुझे अगर किसी का बिना फॉर्मूले का कोई आंसर दिखा और मैंने फॉर्मूला पूछा और तुम लोगों को नहीं आया तो तुम लोग वो फॉर्मूला 100 बार लिख के आओगे। ये ऐसे फालतू, मतलब देखो मेरे को तुम लोगों से होप से ना बहुत कम है, तो तुम्हारी पढ़ाई हो, तुम लोग खुद से नहीं करने वाले, ऐसे मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्लें देख के, पता नहीं क्यों बड़े से लग रहा है। ठीक है, बुरा मत मानना। तो इसलिए मुझे ऐसे फालतू चीजें करनी पड़ती है। नहीं तो तुम लोग तुम्हारे सीनियर्स को जाके पूछो कि मैंने कभी होमवर्क के लिए इतना कुछ नाटक फैलाया हुआ, मैंने करो नहीं तो मत करो, तुम लोगों को पढ़ना है, तुम्हारी जिंदगी है। बट तुम लोग नहीं करने वाले वैसे लग रहा है मुझे। ठीक है, अभी मतलब एक चैप्टर में तो देख रहा हूँ मैं, तो इसलिए ये इतना नाटक मुझे करने पड़ रहे हैं। नहीं तो मैं होमवर्क मैं कभी चेक भी नहीं करता। ठीक है, बट नहीं करूंगा तो तुम लोग डूब जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसी बदले करो। चलो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, बहुत तो तुम लोग क्या बोला, कौन बोला भाई ये सॉल्व करना है? कोई तो बोला है ये सॉल्व करना है, ये कौन बोला? लड़की का आवाज था, लड़की का आवाज था। अब तो कौन था वो? किसने अभी तक सॉल्व नहीं किया है? वो उसने नहीं किया, वो मुझे भी पता, मुझे वैसे देखना भी नहीं मुझे, पर ठीक है। अब देखो इसमें ना अभी ऐसे में ना एक और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ देम हैव सेम वेलोसिटी। आया क्या कोई ऑप्शन जिनकी वेलोसिटी सेम है? तो तुम लोगों ने करेक्ट सॉल्व नहीं किया है। आया है ना, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वाले की वेलोसिटी सेम आई है। तो क्वेश्चन बहुत सारे डिफर करके दे सकते हैं कि विच ऑफ देम हैव सेम एनर्जी, या फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सी, मतलब ए एंड सी। ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड सी। समझ में आ रहा है? तो रेशियो अगर देखोगे मेरे ख्याल से 1:2 का आएगा वहां पे, या 2:1 कुछ तो आएगा, वो बाद में देखते हैं। कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक सी वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो सी, ध्यान दो। अब सी n इज इक्वल टू 4 दिया है, लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 है। समझ पा रहे नहीं? यहाँ पे 1:2 नहीं आएगा। अब वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट इज 2.18 into 10⁸ into z by n। ठीक है, z कितना है, n कितना है, 4। समझ में आ रहा है? अब देखो 3 से पहले मल्टीप्लाई करो तो 54.6 by 4 into 10⁸ ये बनेगा 1.63 समथिंग into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये समझा क्या आपने? मैंने तुम लोगों को ये कैलकुलेशन आ जाएंगे। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ये फॉर्मूला क्या है, z बाय n। z कितना है 3, n कितना है 4। ऐसे तुम लोग बाकी कर पाओगे, पक्का हो गया ना? ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया था, जो कोई था कि ये करना है वो कर लोगे। ठीक है, मतलब कर लेना। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भरोसा नहीं। अब लास्ट एनर्जी। ठीक है, नहीं मतलब बोर्ड एटॉमिक थ्योरी में लास्ट, आज के लेक्चर का नहीं, बोर्ड एटॉमिक थ्योरी में लास्ट टॉपिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड एनर्जी इन
nth ऑर्बिट। देखो भाई एनर्जी दो टाइप की रहती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के एडिशन को हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी। क्या बोलते हैं? अब हम लोग वही टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। ओके, देखो भाई हम लोग ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? एक ऐसा प्रोटॉन है, उसके आजू बाजू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, याद है क्या? ओके, मैं बताता हूं कि Q1 Q2 बाय R। जो लोग नए हैं, मतलब थर्ड फोर्थ लेक्चर से आए हुए हैं, तुम लोगों का ये फॉर्मूला मिस हो गया रहेगा, बट फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, ये अपने को डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिख के रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल के Q1 Q2 अपॉन R एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे Q1 कितना है, तो बताओ Q1 1e एंड Q2 कितना है? वेरी नाइस, जेड, याद है ना। अब देखो भाई यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे माइनस एंड प्लस लिखना पड़ता है, तो अपने को पता चलता है कि अट्रैक्शन का पोटेंशियल है, मतलब अट्रैक्टिव पोटेंशियल है या रिपल्सिव पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है? एक माइनस एक प्लस रहेगा तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहेगा? तो माइनस इंटू प्लस माइनस। तो माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन है, दोनों प्लस रहेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अगर प्लस का पोटेंशियल रहेगा मतलब रिपल्सिव पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पे साइन अपने को सिर्फ ये बताती है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। एंड अब ये सारी वाली अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा कि कौन सा वाला? माइनस की, क्योंकि माइनस वन है ना भाई, तो मैं तो लिख देता हूँ पहले, रुको। तो के इंटू माइनस वन ई इंटू जेड ई अपॉन आर, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये क्या बना अपना? पोटेंशियल एनर्जी। मुझे निकालनी क्या है? टोटल एनर्जी। तो हाउ टू फाइंड टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस, ओके, तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जरा इसको ब्रैकेट डाल देते हैं। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय फॉलोड। इन दोनों को कुछ एडिशन कर सकते हैं क्या? कोई टर्म ऐड करने जैसे दिख रही भी है क्या? कुछ भी नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग ये mv स्क्वायर को के जेड स्क्वायर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। मैं याद दिलाता हूं, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, मैं बताता हूं, मैं याद दिलाता हूं। इक्वेशन नंबर, गलती से मैंने 1 लिखा था, इक्वेशन नंबर 2, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिख रहा है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, चलो यहाँ पे लिख देते साइड में, यूजिंग इक्वेशन 2। तुम लोगों ने इक्वेशन 2 ही लिखा था ना कि मेरे जैसा 1 लिख दिया था गलती से? ओके, वेरी नाइस, होशियार बन गया। mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, आर स्क्वायर, सॉरी। तो पहली बात तो mv स्क्वायर चाहिए, आर चाहिए नीचे वाला, तो ये आर उधर गया तो आर और आर स्क्वायर क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो ये आर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, कोई दिक्कत? नाउ वी डोंट रिक्वायर mv स्क्वायर, वी रिक्वायर हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया? सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हो गया, चलेगा ना? तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय, समझे? सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस इक्वेशन, तो अपने को मिलेगा, हाँ बाय द वे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, फॉलोड, ठीक है। एंड नाउ फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी बिकम्स के हाफ के जेड
ई स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ओके, तो हाफ माइनस वन बराबर ना, एंड कॉमन क्या निकाला? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। हाफ माइनस वन माइनस हाफ बराबर इतना आता है ना सबको। तो फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी बिकम्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। फॉलो, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। बट इसमें आर है, एंड आर के लिए अपने पास और एक पहले से फॉर्मूला प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर्मूला फॉर आर इन दिस इक्वेशन, तो आर की फॉर्मूला यहाँ पे लिखने के बाद टोटल एनर्जी बिकम्स माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। फॉलोड, क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से? हाफ मतलब 2 एंड 4 कैंसिल आउट हो गया। ये नहीं, ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में है और ये डिवीजन में है, समझा? मतलब डिवीजन के डिवीजन में, सॉरी माय बैड। ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, बट ये वाला पार्ट डिवीजन के डिवीजन में है, तो डिवीजन के डिवीजन वाला पार्ट ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? तो ये गलती से के और के कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, ये 2 ऊपर गया, समझा ना? 2 बताओ क्या क्या ऊपर जाएगा? पाई स्क्वायर एम के इंटू के स्क्वायर जेड इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। फॉरवर्ड, अब वापस ये फॉर्मूला यूज करने लायक है क्या? तो ऐसे टाइम पे क्या करने का? यहाँ पे कौन से कॉन्स्टेंट है? 2 पाई स्क्वायर है, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर वो नहीं है तो वो बच जाएगा ई रेज टू 4। ओके, एन स्क्वायर तो वो भी बच जाएगा फॉर्मूला में, एंड एच स्क्वायर कांस्टेंट है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स वी हैव, टोटल एनर्जी बिकम्स माइनस 13.6, मस्त नंबर एकदम, इनटू ऊपर क्या बचा? जेड स्क्वायर बराबर नीचे क्या बचा? एन स्क्वायर। यूनिट बचता है, मतलब यूनिट इसका बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्या गड़बड़ी की समझा? नहीं समझा होगा तो भी लिख के रखो। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉलोड। अब लिखने से पहले एक छोटी सी और एक चीज ध्यान दोगे, बहुत सी बार है ना वो टोटल एनर्जी नहीं पूछते, कभी कभार वो टोटल एनर्जी के बदले ये टोटल एनर्जी आया भाई, टोटल एनर्जी मतलब अपना नॉर्मल एनर्जी इन nth शेल, ये चाहिए तो सिर्फ एनर्जी लिख दो इसको, ठीक है? टोटल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी, समझे? बट बहुत सी बार टोटल एनर्जी के बदले दे कैन आस्क पोटेंशियल एनर्जी, समझे? और एल्स दे कैन आस्क काइनेटिक एनर्जी, समझे? अब देखो भाई, टोटल एनर्जी का अपना फॉर्मूला क्या बना था? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बना था माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? क्या बना था? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना था? हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इसमें से क्या कैंसिल आउट हो रहा है रेशियो में? के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर बाय आर कैंसिल आउट हो रहा है हर जगह से। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? क्या बच रहा है? माइनस हाफ इज टू माइनस 1 इज टू, रेशियो कभी ऐसे फ्रैक्शन में लिखा है क्या आज तक? तो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2, मतलब मल्टीप्लाइंग होल रेशियो बाय 2, तो रेशियो क्या बना? माइनस हाफ इज टू माइनस 2 इज टू प्लस 1, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ये कुछ दिमाग में घुसा? मतलब अब सुनो सुनो सुनो,
ये ट्विस्ट क्या डालते हैं क्वेश्चन में, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना नॉर्मल क्वेश्चन ही देते हैं, बट एंड में टोटल एनर्जी के बदले पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ अच्छे से पढ़ाया है क्या? हम लोगों ने किसका फॉर्मूला देखा? टोटल एनर्जी। लेट अस से टोटल एनर्जी 13.65 माइनस 13.6, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या रहती है हमेशा? दिख रही है क्या? समझा क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है या फिर बनाना भी नहीं है। टोटल एनर्जी का डबल करेंगे तो क्या मिलती है? टोटल एनर्जी अगर माइनस 13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? प्लस में आंसर लिख के आएगा। एमसीक्यू में कर सकते हैं ना, एक माइनस 13.6 एक प्लस 13.6, एंड तुम लोग बोलोगे माइनस 13.6 ही हमेशा आंसर आता है, बट काइनेटिक एनर्जी पूछा रहेगा तो प्लस में रहेगा। ये समझा मैंने क्या बोला? पक्का? ओके चलो लिख दो। और सब जन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही मतलब ये हाइड्रोजन आइटम की वैल्यूज जो है वो तुम लोगों को याद रखनी है, और ये बाद में ऐसे ट्रिक हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये वैल्यूज तुम लोगों को याद हो जानी चाहिए। तो अभी खुद से सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी याद रहेंगी, ठीक है? सब जन सीरियसली सॉल्व करेंगे, जिनका लिख के नहीं हुआ जल्दी लिख के खत्म कर दो। आ गया आंसर सबके? आ गए? ओके चलो मुझे बताओ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन 4, वेरी नाइस। इन थर्ड शेल एंड इन फोर्थ शेल बराबर है? याद है सबको? जो लोग अभी लिख रहे हैं वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट भी किया करो। अब मतलब जो लोग अभी लिख रहे थे उनको बोल रहा हूं। अब देखो ये हम लोग उनका ऐसे ट्रिक कैसे यूज करने मिलेगा, ठीक है? खड़े लिखेंगे ट्रिक। ट्रिक देखा मैं नाउ, ट्रिक इज एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ध्यान दो, इसका फॉर्मूला है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब हाइड्रोजन का जब तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जेड की वैल्यू क्या ली? 1, 1 का स्क्वायर 1, anything multiplied by 1 is that thing, 1 नहीं, ठीक है? हाँ 1 नहीं, एनीथिंग भी चलेगा। यस। अब तो ये जो है ये इतना ही पार्ट हाइड्रोजन की एनर्जी में यूज किया तुम लोगों ने, क्योंकि 1 तो मतलब कुछ काम का ही नहीं रहता ना कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा है? सो दिस मच पार्ट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स nth शेल। समझा? तो ट्रिक ये बन जाती है कि एनर्जी इन nth शेल is energy of hydrogen in nth shell into z square। समझे? अब ये ट्रिक यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आगे भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये यूज होगा बार बार। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन तुम लोगों को याद ही रखना है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट शेल क्या रहती है? माइनस 13.6, सेकेंड शेल में माइनस 3.4, थर्ड शेल में सब जन बोलेंगे वापस एक बार, इन थर्ड शेल माइनस 1.51, फोर्थ शेल माइनस 0.85। समझ में आ रहा है? वापस एक बार, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन माइनस 13.6, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल
एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकेंड शेल ऑफ Be3+, चलो बेरिलियम 3+, ठीक है। सेकेंड शेल ऑफ बेरिलियम 3+, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। कितना? तो एक क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व करना रहता है, ऐसा मुझे देखने का नहीं, तो मुझे लगता है कि आंसर आ गया तुम लोगों का। आ गया? तुम्हारा तो हो गया। बाकी लोग आया क्या आंसर? अब ये तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर रहे हो या ट्रिक यूज कर रहे हो, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला से भी मतलब ठीक ठाक ही है, ट्रिक से भी हम लोग एक बार देखने वाले। जिन लोगों ने ओरिजिनल फॉर्मूला यूज किया है वो ट्रिक देख ले। देखो, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन nth शेल इनटू Z²। अब यहाँ पे शेल नंबर क्या दिया है? 2 दिया है, एंड Z कितना है? 4 है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड शेल कितना बताया मैंने? -3.4 इंटू Z², 4 का स्क्वायर 16, समझे। अब इसको जब तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ट्रिक तुम लोग यूज कर रहे हो या प्रॉपर फॉर्मूला से निकाल रहे हो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। इतना कुछ अंतर नहीं आता, तो तुम्हारे ऊपर रहेगा तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये समझा? पक्का? ओके। ट्रिक कैसे इस्तेमाल करनी समझ में आ रही है? आगे बढ़े ना। नेक्स्ट, फाइंड ratio of energy of electron orbiting in second shell of B3+, to fourth shell of He+। अब सुनो, मैं पहले बताता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व मत करना तुम लोग। मतलब इसमें ना तुम लोग क्या करते हो कि पहले इसकी एनर्जी निकालते हो, बाद में उसकी एनर्जी निकालते हो, फिर रेशियो लेते हो, बहुत लेंदी हो जाएगा डायरेक्ट सॉल्व करने में, ठीक है। इतना लेंदी मेथड नहीं यूज करने का, डायरेक्ट सॉल्व करने का। एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ in which shell? Second shell, upon energy of helium plus in fourth shell। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू Z², बेरिलियम का Z 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन कौन से? अपॉन n² बराबर n क्या है बेरिलियम के लिए? 2 का स्क्वायर मतलब अपॉन, समझा। बेरिलियम का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ऊपर लिखा, नीचे डायरेक्ट अभी हीलियम के लिए -13.6 इंटू Z²। अभी हीलियम का Z कितना है? 2 दिख रहा है सबको? अब हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे 16 दिख रहा है ना, मतलब इन 4 6 अपॉन n², तो n² मतलब 16, 4 का स्क्वायर। अब देखो मैं 4 1 4, 4 4 का 16, 4 1 4, 4 4 का 13.6 कैंसिल आउट, समझे। अब ऊपर 4 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवीजन में 4 वापस डिवीजन में है, तो ऊपर वापस जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ये मैंने क्या बोला समझा?
अब अगर तुम लोग इसके एग्जैक्ट आंसर निकालोगे और करने जाओगे बहुत लेंदी हो जाएगा ना भाई, समझ पा रहे हो? बट ये बहुत इजी है, तो डायरेक्ट आंसर 16 आ गया। फॉलोड लिख दो। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। कर रहा हूं, स्पेलिंग लिख रहा हूं। अब हेडिंग लिखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, लिखो इसमें द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite the energy required to excite an electron from lower orbit to higher orbit, to excite an electron from lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher orbit is called as excitation energy. It's called as excitation energy. ठीक है? अब जरा टर्म्स समझ के लेंगे कुछ जो कि एग्जाम में आ सकती है। ये हमारा प्रोटॉन, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे कितने शेल रहते हैं? इन्फिनिटी तक रहता है, ठीक है? तो इनफाइनाइट शेल ध्यान देंगे। This is called as n is equal to 1, then 2, 3, 4 and infinity. जरा ध्यान दो, n is equal to 1 is also called as ground state. क्या बोलेंगे इसको? ग्राउंड स्टेट। जैसे ग्राउंड फ्लोर रहता है ना भाई, ना वो एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट फ्लोर है ना, जिसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, फिर उसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, समझो? वैसे ग्राउंड स्टेट। सेकंड को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझे? ठीक है? तो देखो सिंपल शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से कहां पे चला गया? n इज इक्वल टू 2 पे। व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी के लिए इस गैप में कुछ तो एनर्जी लगेगी। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? बट डिफिकल्ट करने के लिए क्या बोलते हैं? व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब 1 से 2 में जाना। बट ये तो भी समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है? इसके लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में गया तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। 1 से अगर 4 में गया तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। देखो भाई n इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे? सेकेंड, n इज इक्वल टू 4 को क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मैंने क्या बड़बड़ की, समझ में आ रहा है? पक्का? तो सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 8, समझा? प्लस 1, n इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट बोला जाता है ना, 3 को सेकेंड, 4 को फिफ्थ, तो सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। समझा? वो एग्जाम में समझ के लेना रहता है, ठीक है? ओके, अब हम लोगों को ढूंढना क्या है? हेडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? एक्साइटेशन में कितनी एनर्जी लगती है वो ढूंढनी है। अब देखो भाई एक्साइटेशन कोई भी दो शेल के बीच में हो सकता है, ठीक है? कोई एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। वही अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो इसे बोलने का, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, डिफरेंट रहेगी? सेम ही रहेगी। समझ में आ रहा है? बस डिफरेंस क्या आता है? नीचे से ऊपर जाते तो एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज्ड, ऊपर से नीचे आते तो एनर्जी इज
समझ पा रहे हो? अब लेट अस से कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और एनर्जी ऑर्बिट में था n1 एंड दूसरा ये क्या है n2, वेयर n1 इज लोअर ऑर्बिट। ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ क्या है लोअर ऑर्बिट, एंड n2 क्या है हायर ऑर्बिट। ये फर्स्ट शेल है क्या? नहीं, ये लोअर ऑर्बिट है, कोई नीचे वाला ऑर्बिट, और ये सेकंड शेल है क्या? नहीं, ये कोई हायर ऑर्बिट है। समझ में आ रहा है? लेट अस से एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट इज E1 एंड एनर्जी इन हायर ऑर्बिट इज E2। समझे? व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन? वेरी नाइस। अरे इसमें लेट अस से कि 6 जूल्स है, ऊपर 12 जूल्स है, नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो क्या किया 12 - 6 हायर माइनस लोअर, गैप निकाल रहे हैं ना। समझ पा रहे हो? पक्का? तो यहां पर डेल्टा ई क्या है? अपनी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो ओवर हियर डेल्टा ई बिकम्स E2 माइनस E1, हायर माइनस लोअर करने का भी हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा कि माइनस आएगा? हायर माइनस लोअर करोगे तो प्लस, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझे? सिर्फ बोलते वक्त चेंज होता है कि भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो 6 जूल्स विल बी एब्जॉर्ब, एंड हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो 6 जूल्स आर रिलीज्ड। समझ में आ रहा है? नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब, ऊपर से नीचे आएगा तो पक्का। समझ पा रहे हो? ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। चलो भाई फॉर्मूला बताओ। एनर्जी इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस, भूल गए क्या भाई? 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो अभी इस n को मुझे n2 बोलना पड़ेगा, n2 का स्क्वायर, बिकॉज E2 इज एनर्जी इन n2, माइनस E1 माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर, बिकॉज E1 इज एनर्जी इन n1। फॉलोड? चलो भाई, इसमें माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस। समझे? तो इस प्लस को मैं माइनस माइनस प्लस बनेगा तो प्लस पहले लिख दूं। क्या बन रहा है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, प्लस हो गया जो पहले लिखा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 13.6 कॉमन निकलेगा। तो फाइनल फॉर्मूला बिकम्स एनर्जी इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, कोई दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? अब ये फॉर्मूला इजी लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब मैं भी मानता हूँ, चलो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मतलब। अब इसके लिए हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं हमारी, ठीक है। ट्रिक याद है क्या? क्या थी? हाँ बोल के हाँ वही तो नहीं, और चुप हो जाते हैं, स्कैम करते हो। अब देखो मैं ट्रिक, एनर्जी इन हायर ऑर्बिट कैन बी रिटन एज, ये 2 सेकेंड शेल है क्या? ये हायर ऑर्बिट है। इस फॉर्मूला में थोड़ा इतना याद रखना, सिर्फ गलती से 2 मत लिख देना, ठीक है। एनर्जी इन हायर ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन दैट हायर ऑर्बिट इनटू जेड स्क्वायर। याद है ये ना? एनर्जी इन nth ऑर्बिट के लिए हम लोगों ने n लिखा था। अब 2 क्या है? हायर ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हायर ऑर्बिट इनटू 2, एंड एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट क्या बनेगा? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन लोअर ऑर्बिट इनटू, तो अभी सिर्फ डेल्टा ई निकालना है ना। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था? E2 माइनस E2 का फॉर्मूला क्या है अपने? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन हायर ऑर्बिट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी माइनस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन लोअर ऑर्बिट इनटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकालूं? जेड स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला बनता है
energy of hydrogen in second shell, sorry, higher shell minus energy of hydrogen in lower shell, the whole thing multiplied by z square. ठीक है, अगर कुछ बाउंसर गया होगा तो क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. होपफुली इधर तक तो समझा ही रहेगा. ट्रिक वाला पार्ट में अगर कुछ गड़बड़ हुई रहेगी तो क्वेश्चन करा दूंगा. ठीक है, लिख दो. चलो हो गया. अब क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन इज find excitation energy when an electron in hydrogen atom jumps from n is equal to 1 to n is equal to 2, b n is equal to 2 to n is equal to 4, c n is equal to 3 to n is equal to 1. बस हो गया. चलो ओके, एक दो एक नहीं मतलब अच्छा फटाफट का आंसर दिया है और बाकियों ने भी ट्रिक यूज की है, ठीक ही मतलब. बट ट्रिक के लिए जो चीज बाय हार्ट की है, एनर्जी इन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, वो किसकी है? ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? तो वो जेड की जरूरत ही क्या है? बराबर. हाइड्रोजन का डेल्टा ई निकालना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन है E2 माइनस E1 मतलब सेकेंड शेल और माइनस 1 फर्स्ट शेल. तो E2 माइनस E1 करना है ना भाई. एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड शेल कितना रहता है? माइनस 3.4 माइनस 13.6. समझे क्या? तो ये प्लस करेंगे, आंसर आएगा 10.2. ये देखो जो लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं ना वो भी फिर भी ठीक है, चलेगा. जो लोग मेन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला यूज करके भी. बट कैलकुलेशन फिर फास्ट करो. समझ में आ रहा है? इससे भी आंसर वैसे ही आएगा और नॉर्मल फॉर्मूला से भी आंसर यही आएगा. ठीक है, अब बाकी कर लोगे क्या ना. यहाँ पे माइनस 0.85 प्लस 3.4, सेकेंड शेल में 3.4 है. वहां पे हाँ, अब यहाँ पे हायर माइनस लोअर हमेशा करने का. हायर कौन है? 3, तो 3 माइनस 1 करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? आंसर हमेशा प्लस में, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है वो लिखना पड़ता है, वो एग्जाम में लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस 1.51 माइनस 13.6. ठीक है, कर लोगे या मैं बताऊं? कर लोगे ना? ओके. बट अभी एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन तो पूरा फॉर्मूला यूज करके करना है अपने को सॉल्व. तो एक क्वेश्चन करो पूरा फॉर्मूला यूज करके. फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ lithium plus 2 jumps in fourth excited state. चलो लिथियम प्लस का क्वेश्चन है, बिना ट्रिक के यूज करना. अभी सब जन रुको, मतलब हाँ, जिन्होंने 5 लिया है वो कंटिन्यू रखो, जिन्होंने 4 लिया है उनका आंसर गलत जा रहा है. क्वेश्चन पूरा रीड करो. फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है. अरे बाद में चिल्ला चिल्ला के बता रहा था मैं.
1 is ground state, 2 is first excited state, तो ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड से आगे 4, समझा? मतलब N2 5 लेना है, 5, तब जाके आंसर करेक्ट आएगा, बाकी नहीं तो गलत ही है ये। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9 इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, सॉरी N2 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो गया 24/25, जो मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। चलो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 122 पॉइंट समथिंग, 122.4 इंटू 24/25, समझे? ठीक है, 24 का टेबल तो सबको आता होगा, 25 का तो सबको आता ही है, बट ये अगर एमसीक्यू रहेगा तो 122 या फिर 118 120 के अराउंड वाला कोई तो आंसर टिक करके खत्म कर देने का, इतना कॉमन सेंस सबके पास। हाँ, ये समझा मैंने क्या बोला ना, एमसीक्यू रहेगा। ये देखो भाई 24/25 ये अप्रोक्सीमेटली 1 के अराउंड ही है ना भाई, 25/25 1, 24/25 ये ऑलमोस्ट 1, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दैट थिंग, समझ में आ रहा है? तो 122.4 के बाजू वाला कोई आंसर चिपका देने का, फॉलोड? ठीक है, ओके। तो हाँ, अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यही बोल रहे हो ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्ट करने का, क्या गलत लिखा है? -24 मतलब अच्छा, पहले 1 बाय 1 आना चाहिए। अच्छा ओके, तो मैंने किसी के तो बुक में देखा ही है, मैंने पूरा फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं किया, मतलब ओके ठीक है। हाँ, तो पहले हाँ 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 25 आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बट हमेशा प्लस में लाने का, भले तुम लोग एग्जाम में माइनस आया ना तो भी प्लस लिख के आने का, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कितना आ रहा है? 117 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो बस मतलब वही 122 के आसपास ही रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन, बाय।